हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इस टॉपिक में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई से। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती हैं और इनको हम मेजर कैसे करते हैं। एटॉमिक या आयनिक रेडियाई को जनरली एटम या आयन के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। लेकिन किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक और आयनिक रेडियाई मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो एटम का साइज बहुत छोटा होता है और दूसरा रीजन यह है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन मेजर कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती है जिससे हम इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से एग्जैक्ट पोजीशन को मेजर कर पाए। इसीलिए हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को मेजर करने के लिए कुछ इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। इन इनडायरेक्ट मेथड्स के बेसिस पर हम किसी भी एलिमेंट के लिए 3 तरह के रेडियस डिफाइन करते हैं, जिसमें पहला रेडियस होता है कोवेलेंट रेडियाई, दूसरा रेडियस होता है मेटालिक रेडियाई और तीसरा रेडियस होता है वैन डर वाल रेडियाई। तो चलिए देखते हैं कि कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है। यदि हम क्लोरीन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लें, इसमें क्लोरीन के एटम्स सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं और अगर इसके लिए कोवेलेंट रेडियाई को डिफाइन करें तो किसी भी दो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का आधा ही उस एटम का कोवेलेंट रेडियाई होता है। ध्यान रहे, यहाँ पर एटम्स सिंगल बॉन्ड से बंधे होने चाहिए। यदि हम क्लोरीन मॉलिक्यूल में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस देखें तो यह 198 पिकोमीटर होता है। अगर हम इसका हाफ कर दें तो इस तरह से क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा 99 पिकोमीटर्स। कोवेलेंट रेडियाई को बॉन्ड लेंथ के फॉर्म में हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोवेलेंट रेडियाई इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कोवेलेंट बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ही होता है। चलिए अब हम बात करते हैं मेटालिक रेडियाई की। मेटालिक रेडियाई जनरली हम मेटल्स के लिए निकालते हैं। किसी भी मेटालिक क्रिस्टल में मेटल्स के एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को यदि हम हाफ कर देते हैं तो वह हमें मेटालिक रेडियाई की वैल्यू दे देता है। यदि हम कॉपर का एग्जाम्पल लें तो कॉपर के किन्हीं दो एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है 256 पिकोमीटर्स और अगर हम इसका आधा कर दें तो हमें कॉपर का मेटालिक रेडियस मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा 128 पिकोमीटर्स के। तीसरे टाइप से जो हम एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट करते हैं उसे हम वैन डर वाल रेडियाई कहते हैं। चलिए समझते हैं ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके लिए अगर हम प्रीवियस मेथड से एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट करें तो यह पॉसिबल नहीं हो पाता है और इसीलिए हम वैन डर वाल रेडियाई को डिफाइन करते हैं। नोबल गैसेस के बीच में वीक वैन डर वाल फोर्सेस एक्ट करते हैं। किन्हीं भी दो एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का यदि हम हाफ कर देते हैं तो यह हमें वैन डर वाल रेडियस का वैल्यू दे देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैन डर वाल रेडियस निकालते वक्त एटम्स के बीच में कुछ गैप रह जाता है, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा आती है। वहीं अगर हम कोवेलेंट रेडियाई को रिकॉल करें तो कोवेलेंट रेडियाई हम कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के लिए निकालते हैं जिनमें एटम्स ओवरलैप कर जाते हैं, तो कोवेलेंट रेडियस के केस में मिलने वाले एटॉमिक साइज की वैल्यू एक्चुअल साइज से थोड़ी छोटी होती है
और अगर हम वैन डर वाल रेडियस को कोवेलेंट रेडियस से कंपेयर करें तो वैन डर वाल रेडियस की वैल्यू सेम एटम के लिए उसके कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा आएगी। और यही रीज़न होता है कि नोबल गैसेस का साइज एक्सेप्शनली ज़्यादा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई किस तरह से वेरी करता है। यदि हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आप देख सकते हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंस शेल में ऐड होता है, जबकि न्यूक्लियस में एक एक करके प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी बढ़ जाती है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ने से न्यूक्लियस में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। यदि हम ग्रुप में बात करें तो इस टेबल की हेल्प से आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, और हम जानते हैं कि जब एटम में ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो उनका एटॉमिक साइज भी ज़्यादा होगा। और नंबर ऑफ सेल बढ़ने से वैलेंस शेल को प्रोटेक्ट करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ इनर सेल भी इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण ग्रुप में नीचे जाने पर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने पर भी जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। आयनिक रेडियाई को हम जनरली आयंस के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, और हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड आयनिक लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो किसी भी आयनिक लैटिस में आयंस के बीच का डिस्टेंस कटायंस और अनायंस के साइज के सम के इक्वल होता है। इसको हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं। यदि हम आयनिक लैटिस को देखें तो वह हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पर अगर हम कोई दो एडजेसेंट आयंस ले लें और यह मान लें कि इसमें कैटायन का साइज R+ है और अनायन का साइज R- है, तो दोनों आयंस के न्यूक्लियस के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस D कैटायंस के साइज R+ और अनायन के साइज R- के सम के इक्वल होगा। और हम यह जानते हैं कि कोई भी कैटायन न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके बनता है, वहीं अनायन न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर बनता है। यदि हम कैटायन फॉर्मेशन पर फोकस करें तो जब न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम के कंपेयर में कम हो जाते हैं, जिसके कारण कैटायंस के इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है और इसका साइज न्यूट्रल एटम से कम हो जाता है। और अगर हम अनायन के फॉर्मेशन पर फोकस करें तो अनायन न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन गेन करने पर बनता है, तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसके कारण वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन बढ़ जाता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाती है। तो अनायन का साइज न्यूट्रल एटम के साइज से बढ़ जाता है। यदि हम किसी एक जनरल एटम ए को लेकर उसका कैटायन और उसका अनायन बनाएं तो कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम के साइज से छोटा होगा, और वहीं इससे बनने वाले अनायन का साइज न्यूट्रल एटम के साइज से ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ए पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो बनने वाले कैटायन का साइज उसी तरह से डिक्रीज करता जाएगा, और अगर ए पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है तो फॉर्म होने वाले अनायन का साइज भी इंक्रीज करेगा। यदि हम सेम चार्ज के लिए
आयनिक रेडियस का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो वह एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड के जैसा ही होगा। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हम Mg2+ आयन और Na+ आयन को कंपेयर करेंगे तो Na+ आयन का साइज Mg2+ आयन के साइज से ज़्यादा आता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि Na+ आयन के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि Mg2+ आयन के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स होते हैं, जिसके कारण Mg2+ में Z इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होती है और Mg2+ आयन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और यही रीज़न है कि Mg2+ आयन का साइज Na+ आयन के साइज से छोटा हो जाता है। चलिए इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हम F- आयन को O2- आयन के साइज से कंपेयर करते हैं तो O2- आयन का साइज F- आयन के साइज से ज़्यादा आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि O2- आयन के न्यूक्लियस में केवल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि F- आयन के न्यूक्लियस में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण O2- आयन के केस में इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्सन न्यूक्लियर चार्ज को ओवरवेट कर देता है और O2- आयन का साइज F- आयन के साइज से बढ़ जाता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में आयनिक साइज न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर पर डिपेंड करता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए आयनिक साइज उनके एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।